डॉक्टर सुहाना से एक्सक्यूज़ किए अपने केबिन के अंदर चला जाता है और अपने सामने खड़े आदमी से कहता है, सर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा एंड आपने जैसा कहा था मैंने किसी से आपका नाम नहीं लिया। डॉक्टर के ये कहते ही अभय जो इस वक्त खिड़की के पास खड़ा था वो पीछे पलट उसे देखता है। फिर आगे सीरियस टोन में कहता है, डॉक्टर उस बच्ची को बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और हाँ फीस। अबे आगे कहते ही डॉक्टर भरोसे के साथ कहता है, डोंट वरी मिस्टर गोयल, सब हो जाएगा एंड बिल जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने ही बनाया है कि किसी फंड के तहत सब हुआ है एंड आगे भी होगा एंड मैंने आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया। वैसे मिस सुहाना जानना चाहती हैं आपके बारे में, बहुत ही क्यूरियस है। अबे अपना हाथ दिखाकर कहता है, डॉक्टर उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने किया है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अबे की बात सुन डॉक्टर हामी में सिर हिलाता है। अबे ये देख केबिन से निकल जाता है और जाते जाते वक्त उसकी नज़र कॉरिडोर के वेटिंग एरिया में बेचैन खड़ी सुहाना पे चली जाती है। अबे एक नज़र दूर से सुहाना को देख वहाँ से चला जाता है। उसके जहन में कल रात सुहाना और उसके बीच हुई बातें चल रही थी। फ्लैशबैक। अबे को जब तक रियलाइज़ होता है उसने सुहाना को जल्दी जल्दी में गलत ड्रिंक पिला दी तो वो खुद में हैरान रह जाता है। सुहाना को काफ़ी जल्दी नशा चढ़ चुका था क्योंकि ये उसका पहली बार था। वो खड़े खड़े ही डोल रही थी। फिर जैसे ही सुहाना अपने कदम बढ़ाती हुई लड़खड़ाती है तो अबे ये देख जल्दी से उसके कमर से पकड़ संभाल लेता है। सुहाना अबे को देख अपनी नशे में डूबी आंखों से एक नज़र देख एक प्यारी मुस्कान लिए कहती है, वैसे मिस्टर हैंडसम गोयल आपसे एक बात पूछूं? अबे की नज़र इस वक्त सुहाना के चेहरे पे खिली मासूमियत में फिसल रही थी। वो न चाहते हुए वो खुद को उससे देखने से रोक नहीं पा रहा था। वो अपने बड़खली में बस अपना सिर हल्का सा हाँ में हिला देता है। ये देख सुहाना अपने हाथों को उठा अपनी उंगलियों से उसके होठों पे पॉइंट करते हुए एक शरारती मुस्कान लिए कहती हैं, अगर मैं यहाँ पे छोटू सी किस करूँगी तो आप मुझे केस तो नहीं करोगे ना? अबे सुहाना की ऐसी बात पे ना जाने क्यों हल्का मुस्कुरा दिया, पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुहाना आगे बढ़ उसके होठों पर काफ़ी हौले से अपने होठों से छू गुजरती हैं। ये एहसास होते ही तो अबे जैसे जम सा जाता है। वो सुहाना से अपनी पकड़ ढीली कर देता है जिससे बेचारी सुहाना खुद में संभाल पाती और धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाती है। उसकी आवाज़ से अभय को खुद में होश आता है। वो जल्दी से अपनी निगाहें आसपास कर सुहाना को ढूंढता है कि आखिर वो गई कहाँ है। तभी सुहाना उसके पैंट को खींचते हुए चिड़े स्वर में कहती है, अरे ऊपर नहीं नीचे, मैं नीचे हूँ। ये सुन अभय हैरान हुए नीचे देखता है कि सुहाना नीचे कैसे पहुँची। वो जल्दी से नीचे बैठ कहता है, तुम नीचे क्या कर रही हो? तुम तो अभी। ये बोलते हुए अभय अपने किस का सोच रहा था तो वह सुहाना नशे में झूलते हुए कहती है, वो मेरी टांगें छोटी हो गई इसीलिए मैं नीचे गिर गई। अभय सुहाना की बात पे उसे थोड़े आश्चर्य के भाव से देखता है, फिर खुद मन ही मन सुहाना की हालत देख हंस देता है। बेचारा बच गया, क्योंकि अगर सुहाना होश में होती और अभय ने उसे ऐसे गिराया होता तो वो उसकी ना जाने क्या हालत करती। लेकिन नशे में होने की वजह से न दर्द का एहसास था सुहाना न किसी और चीज़ का। अभय सुहाना को एक नज़र दे कहता है, चलो अंदर बेड पर और सो जाओ। ये सुन सुहाना बेचारा सा मुंह बना कहती हैं, कैसे जाऊं? मेरी टांगें छोटी हो गई है ना, मैं कैसे उठूंगी? अबे सुहाना की बात सुन खुद से कहता है, नशे में हो या होश में, दोनों जगह बस बकबक करनी होती है इसे, और साथ ही मेरे लिए परेशानी। अब क्या करूं? इसे इस प्रॉब्लम में डाला भी तुमने ही है अभय, इसीलिए संभाल इस बला को। ये सोचते हुए अभय सुहाना को गोद में उठाते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ।
सुहाना ये देख खुशी से उछलते हुए बच्चों के जैसे कहती हैं, वाओ, एरोप्लेन, एरोप्लेन और ऊपर ऊपर एरोप्लेन। अबे सुहाना की ये बचकानी हरकतें देख उसे देखते हुए जाकर बेड पर पटक देता है। ये देख सुहाना रोते हुए वापस से अभय के गोद में चढ़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे एरोप्लेन में उड़ना है और उड़ाना है, मुझे उड़ना है, चलो। अभय सुहाना की इस हरकतों पर अपने सब्र को बड़े मुश्किल से बनाए कहता है, मैं तुम्हें एरोप्लेन दिख रहा हूँ। सुहाना ये सुने एक बड़ी सी हाँ में सिर हिलाती है। ये देख अभय अपना सिर पकड़ लेता है। वो सुहाना को हल्का घूरते हुए कहता है, उतरो, मैं कोई एरोप्लेन नहीं हूँ, उतरो नीचे। सुहाना ये सुन बड़ी सी नामे सिर हिलाते हिलाते हुए बड़ी क्यूटली अभय के गालों में बाहें डाल कहती हैं, नहीं नहीं, मुझे अभी और उड़ना है, चलो चलो स्टार्ट हो जाओ। अभय सुहाना की हरकतों पे उसे खुद से दूर झटकने की कोशिश करते हुए कहता है, उतरो, एरोप्लेन ख़राब हो गया है, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसीलिए नहीं चलेगा, उतरो। ये सुन सुहाना बड़े मासूम निगाहों से अभय को देखती हैं, फिर अचानक ही उसके करीब बढ़ने लगती हैं। ये देख अभय थोड़ा सक पका जाता है। वो अपना चेहरा पीछे करते हुए सुहाना को अजीब नज़रों से देखता है कि अचानक ही सुहाना अभय के गर्दन के पास आए एक होले से फूंक मारती हैं। सुहाना के गर्म सांसों के उस एहसास से तो अभय के पूरे शरीर में एक तेज बिजली के झटके जैसी सरसरन सी महसूस हुई। उस एहसास में तो अभय का पूरा बदन एक पल को कांप सा गया। सुहाना उसके गर्दन पर फूंक वाली जगह अपनी उंगली से हल्का से हिलाते हुए बड़े क्यूटली कहती हैं, अब ठीक है एरोप्लेन, ठीक हो गया है ना। सुहाना का इतना कहना था कि अभय एक नज़र उसे देख जल्दी से उसे बेड पर फेंक देता है और अपने गर्दन पर उस जगह हाथ रख पलट कर गहरी सांसें लिए अपनी आंखें बंद करता है। हो गॉड, क्या लड़की है। एरोप्लेन ठीक करने की जगह मेरे खुद के पार्ट्स हिला दिए। ये क्या हो रहा है अबे तुझे। इस लड़की की एक फूंक में तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो। उफ, ये लड़की सच में एक आफत है। दूर रहे इससे, वरना न जाने क्या क्या आगे कर बैठे। यही सोच अबे थोड़ा घबराता हुआ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है कि सुहाना उसे पहले ही एक जोर की छलांग लगाई अबे की पीठ के पास आ जाती हैं और अपनी टांगें और हाथों का गहरा उसकी कमर और गले में मजबूती से बनाकर कहती हैं, एरोप्लेन, मुझे एरोप्लेन में उड़ना है, प्लीज़ मुझे एरोप्लेन में उड़ना है। अबे ये देख सुहाना से अपनी जान चुराने की कोशिश करता है, पर सुहाना की पकड़ ऐसी थी कि बेचारे अबे की जान छूटना जैसे आज मुश्किल सी थी। सुहाना अपना सिर अबे के कंधे पर लेकर बड़े प्यार से कहती हैं, एरोप्लेन प्लीज़। सुहाना के इतने प्यार से कहने पर अबे की नज़र भी उसकी नज़र पिघल जाती है, क्योंकि अब बेचारे के पास खुद में कोई ऑप्शन नहीं था। ये बला और ये परेशानी खुद को उसने चुनी जो थी। अब यही सब सोच मन में सोचते हुए सुहाना को अच्छे से पकड़ते हुए वैसे ही उससे कमरे में आसपास घुमाने लगता है। सुहाना ये देख खुश हो जाती है और वैसे ही उछलते हुए कहती है, और तेज़ और तेज़, मैं सबसे तेज़ उड़ूंगी। अबे बेचारा जैसे फंस गया था। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो कभी कुछ ऐसा भी करेगा, पर न जाने क्यों सुहाना की खुशी, उसकी खिलखिलाहट देख अबे को ये सब अच्छा लगने लगा था। कुछ पल में सुहाना वैसे शांत हुए अबे की पीठ पे ऐसे घूमते हुए कहते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं एरोप्लेन में बैठी। अबे ये सुन अपना सिर घुमा उसकी तरफ देख कहता है, पहली बार? क्यों, बचपन में तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं घुमाया ऐसे? अबे की बात सुन सुहाना अचानक ही खामोश सी हुई, कुछ अनजानबे में कहती है, पापा वो क्या होता है? अबे सुहाना की आवाज़ में कुछ अजीब सा महसूस कर अबे थोड़ा कंफ्यूज सा कहता है, पापा मम्मी, पापा डैडी तुम्हारे। सुहाना जैसे खुद पे पॉइंट करते हुए कहते हैं, मेरे पापा मम्मी? वो कौन है? मेरे पास नहीं है। सुहाना के ऐसे कहने पर अबे उसकी तरफ देखता है जो इस वक्त खुद में उलझी हुई लग रही थी। अबे कुछ अलग सा महसूस कर सुहाना को बेड पर ले जाता है और आराम से उसे बिठाते हुए उसे देखता है। सुहाना इस वक्त अपने हाथों को बड़े अलग रूप में से देख रही थी। ये देख अभय कंफ्यूज सा टोकते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो गई? सुहाना अपनी खाली निगाहें अभय की तरफ डाल कहती है, मेरे पास नहीं है,
देखो मेरे पास नहीं है। सुहाना अपने हाथों को अभय को दिखाते हुए कहती है, मेरे पास मम्मा पापा नहीं है। फिर खुद सोचते हुए कहती हैं, मैं तो अनाथ हूँ ना, मेरे पास कैसे हो सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे फेंक दिया था। मैं बहुत रोई, बहुत, पर कोई सुनता ही नहीं। अबे सुहाना की बातें उसे जैसे उसका दर्द अपना सा लग रहा था। कुछ हालत उसके भी उसके जैसे ही थे। उसकी माँ उससे इस दुनिया में चली गई और पिता दुनिया को होकर भी उसके लिए मर गए। फर्क ये था, अभय रोया नहीं। सुहाना की अब आंखें आंसू आ चुके थे। वो अभय को देख कहती है, पता है तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया मैं अनाथ हूँ। जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो सिर्फ परेशानियाँ ही लाए हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बोलो। वो खिलौना भी तुम ले गए अपने साथ जिसे मैं प्रिंसेस को देने वाली थी। फिर मेरी नौकरी छीन ली, मुझे जेल भेज दिया, इतनी परेशानी में डाल दिया और अब तो प्रिंसेस का ऑपरेशन तक रुकवा दिया। तुम्हें पता है प्रिंसेस को भी उसकी मम्मी पापा ने यूं ही मेरी तरफ फेंक दिया था। पर वो जब रोई तो मैंने उसे चुप करवाया, पर अब वो बहुत रो रही है और मैं उसे चुप नहीं करवा पा रही हूँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, वो बीमार है और तुमने उसका ऑपरेशन नहीं होने दिया। तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा। अबे सुहाना की इस बात पे थोड़ा हैरान हुए पूछता है, ऑपरेशन? मैंने? तुम क्या बोल रही हो? सुहाना सुबकते हुए हल्के बेहोशी में कहती है, हाँ तुमने। तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस का ऑपरेशन नहीं हो रहा। मेरी प्रिंसेस बहुत बीमार है। तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगी, बहुत सारी। बहुत बुरे हो। सुहाना अपनी बात कहते कहते सो चुकी थी। ये देख अबे थोड़ा हैरान रह गया। आखिर सुहाना किस बारे में बात कर रही थी। अबे सुहाना को ठीक से सुलाते हुए उसके पास बैठ जाता है। सुहाना अब भी नींद में उससे बुरा कह रही थी और प्रिंसेस का नाम लिए रो रही थी। ये देख अभय अपना हाथ बढ़ाता है पर कुछ सोच रुक जाता है, पर फिर दिल से आगे हार वो बेहद प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर उसे शांत करता है। अभय के जहन में सुहाना की बातें थी, इसीलिए इस बात का पता करने का अभय ने डिसाइड किया। फ्लैशबैक एंड। अभय को सुहाना की बात से पता चलता है कि उसकी माँ के नाम का ट्रस्ट उस गोयल परिवार ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से प्रिंसेस का ऑपरेशन रुक गया था। इसीलिए अभय ने सबसे प्रिंसेस के इलाज का सोचा, उसके बाद उस गोयल परिवार से निपटने का। रात का वक्त हॉल में रेहान आकाश जी के साथ बैठा उनसे बातें कर रहा था और साथ ही अंश के साथ मस्ती कर रहा था। साथ ही उसका ध्यान घड़ी से होते हुए दरवाजे पे भी बार बार चला जा रहा था। उसको ऐसे करते आकाश जी नोटिस कर लेते हैं, इसीलिए वो सोचते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कहते हैं, रेहान अगर फ़िक्र हो रही है तो एक फ़ोन कर लो सांची को, पूछो तो सही कहाँ है वो। इतनी रात तक तो वो कभी बाहर नहीं रहती। रेहान आकाश जी की बात सुन अपना ध्यान भटकाते हुए अपने बालों में हाथ फेर कहता है, डैड वो आज उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, शायद उसी में बिजी होंगी। मैंने कॉल किया था, उसने कहा वो जल्दी आ जाएंगी। ये सुन आकाश जी अपने सिर पर हाथ रख ऊपर देखते हुए कहते हैं, देख रही हो कौशल्या तुम्हारे इस बेटे को कितना नालायक है। रेहान भी एक नज़र ऊपर हकाते हुए आकाश जी से बेफिक्र लहजे में कहता है, क्या हुआ डैड? अब क्या आप इस वक्त मेरी माँ को क्यों तंग कर रहे हो? आकाश जी अपने आईब्रो तानते हुए कहते हैं, तंग नहीं कर रहा हूँ बल्कि उसके बेटे की शिकायत कर रहा हूँ। कभी तो अपने डैड से सीख लिया होता कुछ। जब बीवी आने में देर हो जाए काम से तो कम से कम उसे तुझे फ़ोन कॉल करने की जगह उसे खुद लेने जाना चाहिए, और तू यहाँ बस बैठा बैठा घड़ी और दरवाजे को ताक रहा है। बहुत गलत बात है। आकाश जी की बात सुन रेहान कुछ कहता उससे पहले ही रुद्रांश भी रेहान की गोदी में बैठा अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके गालों को पकड़ अपनी तरफ करते हुए अपने मासूम सी शक्ल पे बड़े सीरियस लाए गंभीर टोन में कहता है, वेरी बैड बड़ी चाचू, वेरी बैड कहता है। रेहान अंश को यूँ देख भौं उचका जाती है। रेहान अंश को घूरता हुआ उसे पेट में गुदगुदी करते हुए कहता है, अच्छा बच्चू
अभी बताता हूँ। अंश तो रेहान की इस हरकत पे खिलखिला जाता है। रेहान थोड़ी देर उसके साथ यूँ खेलता है। अंश बार बार सांची का पूछता और थक के सो चुका था, इसीलिए रेहान ने सारा को उसे कमरे में ले जाने को बोला, उसे भेज दिया था। अंश के बाद रेहान थक अंदाज में अपना फ़ोन हाथ में लिए सोफे पे बैठ फ़ोन में सांची को मैसेज करता है। अब आकाश जी भी थोड़े परेशान स्वर में कहते हैं, रेहान अब तो काफ़ी देर हो गई है, 9 बजने को आए हैं, सांची अब तक नहीं आई है, तुम्हें जाना चाहिए उसके पास। रेहान आकाश जी की बात सुन एक थके स्वर में एक लंबी सांस भरते हुए कहता है, डैड जाकर क्या फ़ायदा जब मैं उसके पास नहीं जा सकता, और गया भी तो उसे ½ किलोमीटर की दूरी में ही मुझे रुकना पड़ेगा। तो आप तो जानते ही हैं, सांची को पसंद नहीं है कि किसी को भी मेरे और उसके बारे में पता चले, इसीलिए जितना दूर थॉट बेटर। उसने कहा वो खुद आ जाएंगी। आकाश जी रेहान की बात बड़े गौर से सुन रहे थे और साथ ही अपने बेटे के चेहरे पर दिख रहे अनकहे बातें भी अच्छे से समझ रहे थे। उन्हें भी पता था कि रेहान को इस बात की तकलीफ़ होती थी कि सांची दुनिया के सामने उसे अपना नाम नहीं जोड़ा था, क्योंकि रेहान के नाम में चौहान, और चौहान सिर्फ शब्द नहीं एक रुतबा है जो सांची खुद कमाना चाहती थी। रेहान को थोड़ा खामोश देख आकाश जी उसके कंधे पर हाथ रख हल्का सहलाते हुए कहते हैं, रेहान तुम ठीक हो? रेहान अपने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान में कहता है, यस डैड, बस इतना बुरा लगता है मैंने माँ को नहीं देखा, इसीलिए जो मेरे लिए पहली प्रेरणा जो भी सब भाभी हैं, और मैंने भाभी को देखा, वो शुरू से लेकर अब तक भाई में नाम को जिस तरह खुद से जोड़ के रखी हैं, तो उन्हें देख लगता है भाई उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ सांची मुझे अपनी कामयाबी में साथ खड़े होने का मौका तो दूर, मेरे साथ होने पहचान में भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं चौहान हूँ। इतना बोल रेहान अपना सिर झुका लेता है। आकाश जी अपने बेटे के दिल में आई इस बात को समझ सकते थे। वो आगे बढ़ उसे अपने हाथों में अपना हाथ रख उसको संभालते हुए उसे समझाते हुए कहते हैं, रेहान सब एक जैसे नहीं होते, रेहान न हालत होते हैं, और सबसे बड़ी बात अन्या और सांची अलग हैं, दोनों का नज़रिया अलग है, और सांची ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे साथ अपनी कामयाबी में खड़े होने का मौका नहीं देना चाहती, वो बस ये चाहती हैं कि तुम जब उसके साथ खड़े हो तो वो तुम्हारे बराबर हो, न कि कम न ज़्यादा। रेहान अपना सिर उठाकर मुस्कुराते हुए आकाश जी को देख कहता है, जानता हूँ डैड, डोंट वरी, मुझे भाभी ने शादी के वक्त ऐसी बातें काफ़ी गहराई से समझाई थी, इसीलिए आप चिंता मत करें। रेहान की बात सुन आकाश जी जैसे रिलैक्स हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहते हैं, मैं बेकार इतना सोच रहा था कौशल्या, मैं तो भूल ही गया था कि जब तक अन्याय इस घर के रिश्ते और लोगों को महफूज हैं। कौशल्या जरूर रुद्र और हमने बहुत पुण्य किया था जो अन्याय इस घर की बहू है। तभी दरवाजे से सांची जल्दी जल्दी घर के अंदर आती है। रेहान सांची को देख उसके पास जाते हुए उसे एक टाइट हग करते हुए पूछता है, सोना कहाँ रह गई थी? कौन से कब से वेट कर रहा हूँ, तुमने मैसेज भी नहीं किया, मैं लेने आ जाता। सांची मुस्कुराते हुए रेहान से अलग होते हुए कहती है, अरे वाह, इतने सवाल, लगता है कोई मुझे मिस कर रहा था, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई थी, सॉरी। रेहान सांची की बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके। तभी आकाश जी भी अपनी जगह से खड़े होते हुए अनजान बने कहते हैं, अरे भाई कोई हम पे भी ध्यान दो, हम भी अपनी बहू का इंतज़ार कर रहे थे। आकाश जी की बात सुन सांची की नज़र आकाश जी पे जाती है। वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती हैं, अरे डैड आप भी जाग रहे हैं, लेकिन क्यों? सांची की सोच थोड़े परेशान हुए अपनी निगाहें आसपास फेरती हैं तो आकाश जी कहते हैं, डोंट वरी बेटा, डैड सो चुके हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ मीटिंग कैसी रही, मेरी बेटी को 100 में से 100 मार्क्स मिले कि नहीं? सांची आकाश जी की बात सुन एक थके टोन में कहती हैं, 100 तो अभी नहीं डैड, बट
70 मार्क्स ज़रूर मिले। बाकी 10-30 के लिए मुझे एक सिग्नल प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो भी न्यू कलेक्शन के साथ, और 1 हफ्ते में सबमिट भी करना है। आकाश जी, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। सांची बस मुस्कुराते हुए आसपास देख पूछती है, रेहान, अंश कहाँ है? वो सो गया? रेहान, हाँ वो सो गया, तुम्हारा इंतज़ार करते करते। तुम आज काफ़ी लेट हो गई हो सोना। ये सुन सांची अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, लेट? अभी तो 9 बज रहे हैं रेहान। मीटिंग ही 8 बजे ख़त्म हुई थी, आने में तो वक्त लग गया थोड़ा। सांची बोलते बोलते कुछ सर्विस्टिंग टोन में कहती हैं, और वैसे भी भाभी अब तक नहीं आई, वो तो आधी रात को घर आती हैं, उसे तो ज़्यादा तो लेट नहीं हूँ। रेहान को सांची की ये बात कुछ पसंद नहीं आई। वो कुछ कहता कि आकाश जी इशारे से उसे शांत रहने को कहते हैं और सांची को अंदर भेज देते हैं। सांची मुस्कुराते हुए अंश को देखने उसके रूम में चली जाती हैं। आकाश जी रेहान को कुछ न इस बारे में सांची से कहने का बोल वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल में स्वीट के कमरे में रुद्र और अन्या सोफे पे एक दूसरे को हक के लेटे थे। रुद्र अपने हल्के हाथों से अन्या का सिर सहला रहा था। अन्या बस खामोशी से उसे के सीने पर सिर रखे अपनी आंखें बंद किए हुए थी। कुछ पल इस खामोशी में बीतने के बाद रुद्र अपना सिर हल्का सा नीचे कर अन्या को एक नज़र देख वापस से अपना सिर उठाकर सोचते हुए कहता है, क्या बात है वाइपी, बहुत खामोश हो आज तुम, कोई परेशानी है? रुद्र के सवाल पे अन्या अपनी आंखें झट से खोल देती है और अपने मन में आ रही बातों को सोच कहती है, परेशानी क्या रुद्र, हम दोनों यूँ सबसे छुपकर यहाँ यूँ साथ होना पड़ रहा है, वो भी अपने दुश्मनों की वजह से, ये कम परेशानी है? रुद्र अन्या की बात सुन हल्की टेढ़ी मुस्कान में अपनी बाहों में अन्या को जकड़ते हुए कहता है, मुझे तो मज़ा आ रहा है वाइफी, इसमें परेशानी क्या? ये छुप छुप कर तुम्हारे साथ रोमांस करने में, ये वक्त बिताने में, मेरी कहो तो मैं चाहता हूँ हम ऐसे ही रहे, क्या बोलती हो? अन्या रुद्र की बात सुन हल्का सा उसके सीने पर मारते हुए कहती हैं, क्यों नहीं, आपको तो उस चुड़ैल को नकली बीबी बनाकर मज़ा आएगा ही। रुद्र अन्या की बात सुन शरारत से कहता है, तुम्हें जलन हो रही है वाइफी? अन्या अपनी आंखें मटकाते हुए आराम से लहजे में कहती हैं, शुक्र मानिए मुझे अभी सिर्फ जलन हो रही है, अगर कुछ और होती तो शायद वो अब तक जिंदा नहीं होती। अन्या की इस अंदाज पे रुद्र के चेहरे पर एक डेविल लुक आ गया। वो अपने उसी अंदाज में कसी भरी आवाज़ में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, आउच वाइफी, मुझे तो खबर ही नहीं थी तुम इतनी खतरनाक हो सकती हो। आई लाइक इट एंड आई लव इट आल्सो। इतना बोल रुद्र बड़े प्यार से अपना सिर झुकाकर अन्या के नख को हल्के से चूम लेता है, जिस पे अन्या हल्का शर्मासी जाती है और अपना सिर रुद्र के सीने में छुपा लेती है। रुद्र अन्या की इस हरकत पे मुस्कुरा देता है। अन्या वैसे ही रुद्र की बाहों में रहती है। रुद्र एक नज़र अन्या को वापस देख कुछ सोचता हुआ अन्या के चेहरे पर आए बालों को समेट कहता है, वाइफी अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? बाहर वाली प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर चल रही प्रॉब्लम का पूछ रहा हूँ, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? रुद्र के सवाल पे अन्या थोड़ी हैरत में अपना सिर हल्का सा उठाकर उसके चेहरे को देख वापस अपना सिर उसके सीने पर रख कुछ सोचते हुए कुछ गंभीर स्वर में कहती हैं, रुद्र अगर कोई आपकी चीज़ को अपना मान ले तो आप क्या करेंगे? रुद्र अन्या के सवाल पे थोड़े सीरियस भाव लिए कहता है, अपनी वापस छीन लूँगा, क्योंकि रुद्र राय चौहान का है, वो रुद्र राय चौहान का ही है, ना कि किसी और का। अन्या, और अगर वो चीज़ और वो दोनों आपके अपने हुए तो आप फिर भी छीन लेंगे, और अगर छीनने में आप अपनों को खो दे तो आप क्या करेंगे? अन्या के सवाल पे रुद्र थोड़ा उचकते हुए अन्या को देखता है, क्योंकि न जाने क्यों उसका दिल अन्या के सवालों पे अजीब सी धड़कन रहा था। अन्या के सवाल, उसकी आंखों में दिख रहे उलझन सब काफ़ी अजीब से थे। रुद्र अन्या के गालों पर हाथ रख उसके चेहरे को खुद की तरफ करते हुए पूछता है, वाइफी तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो।
तुम किस चीज़ की बात कर रही हो? रुद्र अन्या के गालों पर हाथ रख उसके चेहरे को खुद की तरफ करते हुए पूछता है, वाइफी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। तुम किसकी और किस चीज़ की बात कर रही हो? रुद्र के सवाल पे अन्या एक पल खामोशी में बिताए बड़े शांत लहजे में कहती है, सांची की बात कर रही हूँ। सांची का नाम सुन रुद्र अपने आईब्रो आपस में जोड़ थोड़ी हैरत और असमंजस के भाव में कहता है, सांची। अन्या रुद्र के एक्सप्रेशन देख बड़े शांत निगाहों से अपना सिर हल्का सा हाँ में हिला देती है। फिर वापस से रुद्र के सीने में सिर रख निराश भाव से कहती है, रुद्र, आप तो जानते हैं आपके जाने के बाद चीज़ें बहुत बदल गई थी। पूरा परिवार आपके जाने के गम में जैसे डूब गया था। किसी ने तो महीनों तक मुस्कुराया नहीं था, जीना तो दूर की बात है। पूरा परिवार जैसे कमज़ोर पड़ गया था। रेहान, उसकी तो आप दुनिया थे, वो तो जैसे खुद को भूल चुका था। सब बिखर गया था, परिवार, बिजनेस, कोई नहीं था संभालने के लिए हमें, जिसकी वजह से मुझे बिजनेस परिवार दोनों को संभालने के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। पर रुद्र, इस सब में हमारी सबसे कीमती चीज़ नहीं संभल पाई। उस वक्त हालातों को देख मैंने वो जिम्मेदारी सांची को दे दी और उसने मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे से उसे निभाया, मेरे अंश की चीची माँ बनकर। पता है रुद्रांश ढेर सारी शिकायतें लिए आपकी तस्वीर के पास आता था और आपको एक लेटर में लिख बताता था कि जबकि उसे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, इसलिए कि सिर्फ एक शिकायत होती थी कि मैं उसे टाइम नहीं देती, उसके साथ खेलती नहीं। यहाँ तक तो हफ्तों तक वो मुझे देख भी नहीं पाता था। मैं काम में इतनी बिजी होती थी कि कभी उसके लिए वो वक्त नहीं निकाल पाई और सांची ने देखते ही देखते जैसे शायद मेरी जगह ले ली। अन्या के शब्दों के साथ उसकी आवाज़ में दर्द भरी होती जा रही थी। उसकी आंखें आंसू छलक आए थे। उसके आखिरी शब्द उसके हलक से यूं निकलते जैसे उसकी जान हो। रुद्र खामोशी से अन्या की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें भी अन्या के दर्द, उसकी तकलीफ देख आंसू थे। बहुत सहा था अन्या ने इस बीते वक्त में, इतना कि शायद रुद्र अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। एक बाप अपने इमोशन एक पल को रोककर कड़क बन सकता है, लेकिन एक माँ के लिए अपने जज्बातों को यूं सालों तक अपने अंदर घोंटकर कड़क बनाना मुश्किल है, वो भी उस बच्चे की जो अब सिर्फ जीने की वजह हो। रुद्र ये सब सोच खुद के जज्बातों को संभाले अन्या के सिर को प्यार से हाथ फेर अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, वाइफी, एक माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। समझता हूँ सांची ने बहुत किया हमारे बेटे के लिए, जिससे शायद भुला पाना भी मुश्किल हो, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम अंश की माँ हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। रुद्र अपने शब्दों को थोड़ा कड़क करते हुए कहता है, और अगर कोई लेता है तो मैं उसे लेने नहीं दूंगा। रुद्र की बात सुन अन्या झट से अपना सिर उठाकर रुद्र की आंखों में अपनी आंखों से देख डर और बेबसी भरे लहजे में कहती है, रुद्र, मैं अंश से बहुत प्यार करती हूँ, जान है वो मेरी। मैं सांची को खुद की सांसें दे सकती हूँ, बट अपना बच्चा नहीं दे सकती। जानती हूँ अंश के प्रति उसकी ममता है और बहुत प्यार करती है अंश से, पर मेरी ममता का क्या रुद्र, मेरे दिल का क्या? मैं नहीं जी पाऊँगी अपने अंश के बिना। मैं नहीं दूंगी किसी को, भले ही मैं स्वार्थी क्यों ना कहलाऊं। मैं इतनी महान नहीं हूँ रुद्र, नहीं हूँ। अन्या अपनी बातें कहते कहते फपक फपक कर रो पड़ती है। आज अन्या ने खुलकर बस अपना डर रुद्र के सामने रखा था। वो अंदर से कितनी डरी हुई थी, बस अपने बच्चे को खोने के डर से। वो अन्या आंखों में साफ साफ बयां हो रहा था। रुद्र अन्या की यह हालत देख बेचैन हो उठता है। वो जल्दी से अन्या के गालों पर हाथ रख उसके करवाने की कोशिश करता है। आंसू पोंछ उसे शांत कर कहता है, वाइफी, शांत हो जाओ, कोई नहीं दूर कर रहा है अंश को। वाइफी, मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ। रुद्र अन्या को शांत करवाते हुए अन्या को अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर पर हाथ फेर उससे पहले शांत करवाता है। कुछ पल में अन्या शांत हो जाती है तो रुद्र उसे पानी पिलाता है। फिर उसके पास बैठते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लिए उसके गालों पर
एक हाथ रख उसके चेहरे को खुद की तरफ कर पूछता है, वाइफी अब बताओ क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंश तुमसे दूर हो जाएगा। सांची ने कुछ कहा क्या? रुद्र के सवाल पे अन्या ना में सिर हिलाए कहती है, नहीं, उसने कुछ कहा नहीं है मुझसे, पर मैं जानती हूँ उसकी आंखों में कितनी कहा है मुझसे। उसे अब अंश का मेरे साथ होना खटक रहा है और मैं खटकना नहीं चाहती अपने परिवार में। रुद्र, मैं नहीं चाहती सांची को कोई भी ऐसी चीज़ महसूस हो, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी ममता से बेर करना होगा। और अब ये मैं नहीं चाहती रुद्र, मैं अपने बेटे के पास रहना चाहती हूँ, उसकी बातें सुनना चाहती हूँ, वो सब बातें करना चाहती हूँ जो मैं नहीं कर पाई इन बीते वक्त में। अन्या अपनी बात कहे लाचारी से रुद्र को देख रही थी। रुद्र अन्या को देखते हुए अपना हाथ उसके गालों से उसके गर्दन तक ले जाता है और उसे अपने करीब करते हुए उसके माथे को चूम भरोसे में कहता है, होगी वाइफी, तुम्हारी सारी चाहत पूरी होगी। इतना बोल रुद्र अन्या की आंखों में आंखें डाल विश्वास लिए कहता है, अंश हमारा बेटा है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें अपने बेटे से कोई दूर नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस, कोई नहीं दूर करेगा अंश को हम दोनों से। रुद्र की शब्द अन्या के दिल में एक उम्मीद लिए आए थे। वो जड़ से रुद्र के सीने से लग इस बात को यकीन करती हैं कि अब रुद्र उसके साथ है, सब ठीक होगा अब। अन्या का दर्द और उसकी बातें सुन रुद्र मन ही मन कुछ सोचने लगता है। दोनों काफ़ी देर यूं ही एक दूसरे की बाहों में खामोश से रहे कि कुछ पल में अन्या का मोबाइल बजता है। आवाज़ सुन अन्या रुद्र से अलग हुए अपना फ़ोन उठाकर चेक करती है तो उसमें जियान का मैसेज था, जिसे पढ़ अन्या सोफे से उठ हट अपने कपड़े सही करती हैं। रुद्र अन्या को यूं देख सवालिया निगाहों से कहता है, क्या हुआ वाइफी, सब ठीक है, तुम कहाँ चली? अन्या की बात सुन एक नज़र उससे अफसोस में कहती है, ऑफिस। ऑफिस सुन रुद्र भी उचकते हुए सोफे से खड़ा होते हुए कहता है, ऑफिस इस वक्त इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? अन्या रुद्र के चेहरे पर आए चिंता को देख हल्का मुस्कुराती है, हाँ रुद्र सब ठीक है, बस जो चल रहा है उसे एक नई हवा देने के लिए जा रही हूँ। अन्या अपनी बात कहते हुए कुछ सोच डेविल मुस्कान लिए रुद्र के कंधे पे हाथ रख एटीट्यूड से कहती हैं, मिस्टर सिद्धार्थ रहेजा, बेहतर होगा आप अपने फेक ससुर के लिए पहले से हॉस्पिटल में एक परमानेंट करवा लें, क्योंकि अब जो इन्हें झटके मिलने वाले हैं शायद बेड से उठने की नौबत भी ना आ पाए। इतना बोल अन्या शरारत से अपनी एक आंख विंक करती है, जिससे रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। अन्या उसे यूं देख मुस्कुराते हुए उसे दूर होने को होती है कि रुद्र उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब लिए कहता है, इतनी क्या जल्दी है वाइफी, आज की रात सुकून सांसें उन्हें लेने दो और अपने सुकून के पास रहने दो, सुबह चली जाना ऑफिस। अन्या यह सुने एक पल रुक सोचती हैं, फिर रुद्र की शरारत भरी निगाहों को अच्छे से भाप उसे खुद से दूर करते हुए उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूरी बनाए झट से कहती हैं, माय डियर हस्बैंड, मैं टेम्परेरी नहीं परमानेंट रहना चाहती हूँ और इसके लिए आज तो जाना ही पड़ेगा। रुद्र सुन थोड़ा मुंह बना अन्या को देखता है, फिर जिस पर अन्या मुस्कुरा देती है। रुद्र अन्या की मुस्कान देख कहता है, वैसे वाइफी परमानेंट के इलाज इंतज़ार में कुछ होना मुझे मिलना चाहिए। रुद्र कहते हुए अपने होठों को इशारा करता है तो अन्या कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। इतना बोल अन्या एक झटके में रुद्र की शर्ट पकड़ कॉलर पकड़ अपने बेहद करीब कर लेती हैं, इतनी कि उन दोनों के होठों के बीच बस एक उंगली भर की भी दूरी थी। अन्या के ऐसे करने पर रुद्र की धड़कनें बढ़ गई, दोनों की सांसें तेज थी और आपस में घुल रही थी। अन्या अपना हाथ आगे बढ़ा अपनी उंगलियों को रुद्र के चेहरे पर फिराते हुए अपने होठों को उसके होठों के करीब ले जा रही थी। रुद्र तो बस मदहोश होने के इंतजार में बेकरार हुआ जा रहा था और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अन्या रुद्र को एक नज़र यूं देख होले से उसके होठों से हट उसके गालों को चूम
अचानक ही उससे दूर होते हुए हंसते हुए कहती हैं, इंतज़ार में इतना ही मिलेगा माय डियर हस्बैंड, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। इतना बोल अन्या हंसते हुए अपना फ़ोन निकाल और फ़ोन लिए कमरे से बाहर चली जाती है। रुद्र तो आवाज़ सब बस देखते ही रह जाता है। वो गालों पर हाथ फेर बेचारों सा मुंह बनाता है, फिर खुद की मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए तो ये इंतज़ार भी कबूल है वाइफी, आई लव यू। अन्या के वहाँ से जाने के बाद रुद्र भी वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक वीरान से कमरे में अभय एक चेयर पर खामोश सा बैठा बस ड्रिंक कर रहा था। वो बाहर से इतना खामोश था, शायद आज अंदर से उतना ही बिखरा हुआ था। उसकी एक हाथ में शराब तो दूसरे हाथ में कुछ पेपर थे जिससे वो एक टक घूर रहा था। ये वो पेपर थे जो आज उसने मिस्टर गोयल, अभय के पिता, ने दिया था अपनी माँ के ट्रस्ट के बदले। आज अभय सालों बाद अपने पिता से मिलने गया था, इस उम्मीद में कि उसके पिता कुछ तो इंसानियत और अपने बेटे के प्रति कुछ जज्बात तो होंगे, पर आज जैसे अभय का ये ख्याल उसका मजाक बन के रह गया। उसके पिता शायद उससे कोई मतलब ही नहीं। ये सब सोच अभय आज बहुत दुखी था, जिसका आज कोई लिमिट ही न हो। वो बस एक टक उस पेपर को देख सोच रहा था, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। अभय अपने इसी सवाल और दर्द में जैसे अपनी रात काटने वाला था। सुबह का वक्त, अन्या का केबिन। अन्या अपने काम में लगी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। अन्या एक नज़र फ़ोन में आ रहे नंबर को देख मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन को उठा अपने कान से लगा, खुद को रिलैक्स छोड़ती हुए कहती है, लगता है किसी का इंतज़ार भी मुश्किल हो रहा है। फ़ोन की दूसरी तरफ से रुद्र के होठों पे मुस्कान आ जाती है। इंतज़ार करना नहीं, बल्कि इंतज़ार की किस्त का इंतज़ार करना मुश्किल हो गया है। वैसे कहाँ हो, ऑफिस में? अन्या अपने सामने डेस्कटॉप पे आई फाइल देख कहती हैं, बस इंतज़ार को ख़त्म करने की तैयारी कर रही हूँ। रुद्र अन्या की बात सुन कुछ गंभीर स्वर में कहता है, वाइफी तैयारी छोड़ो, तुम्हें अभी कहीं निकलना है किसी ज़रूरी काम से। ये सुन अन्या थोड़ा उचकते हुए कहती है, निकलना होगा, लेकिन कहाँ और किस काम से? रुद्र, किसी की अक्ल और औकात दोनों को ठिकाने लगाने के लिए। रुद्र की बात सुन अन्या पहले तो उचक जाती हैं, लेकिन रुद्र की बातें सुन अन्या के चेहरे पर भी गंभीर भाव के साथ आंखों में गुस्सा उतर आया। अन्या गुस्से में अपने चेयर से उड़ते हुए वहां से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी सुबह से शाम ढल आई थी, लेकिन अभय की किसी को खबर नहीं थी। दिग्विजय जी परेशान होते हुए आकाश जी से कहते हैं, आकाश, अभय का क्या तुमसे कुछ कहकर गया है? 3 दिन होने को आए हैं और वो घर नहीं आया है, न ही उसकी कोई खबर। 2 दिन से तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। क्या बात है? अब मुझे चिंता हो रही है उसकी। आकाश जी भी दिग्विजय जी की बात सुन थोड़ी चिंता में आ जाते हैं, पर वो दिग्विजय जी की तबीयत का देख उसे समझते हुए कहते हैं, डैड किसी काम से फंस गया होगा, आ जाएगा। वैसे भी अभय सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारे बच्चों में, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा और आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। दिग्विजय जी आकाश जी की बात सुन कुछ चिंता में घिरे गंभीर स्वर में कहते हैं, कैसे चिंता नहीं करूँ आकाश, अब इसी बूढ़ी छड़ी में कुछ खोने का हौसला तक नहीं बचा है। ऊपर से अभय, तुम जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र रहती है। रुद्र अपने मन की करता है और रेहान अपने मन की होने ही करता है और सोरे बेफिक्र करता है, पर वहीं अभय, कहने को तो वो बहुत शांत और समझदार है, लेकिन मैं जानता हूँ अंदर से वो जज्बाती है। बाहर से कड़क हो लेकिन अंदर उसका दिल बहुत नाजुक सा है। उसे अपने रिश्तों ने उसे ऐसा दर्द दिया है कि मुझे डर लगता है वो कुछ ऐसा वैसा ना करे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसका ये जल्द से जल्द डर निकल जाए, वो आगे बढ़ एक रिश्ते में बंधे। आकाश जी दिग्विजय जी की चिंता समझते हुए उनके हाथों पे हाथ रख कहते हैं, डैड आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। और मैं अन्या को बोलता हूँ अभय को देखने के लिए, कहाँ है वो? इतना बोल आकाश जी अपना फ़ोन निकाल अन्या को फ़ोन करते हैं, तो वहीं दिग्विजय जी एक ठंडी आह भरते हुए अभय के बारे में सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ
रात का वक्त। अभय अभी भी उस कमरे में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। वो अब भी बड़ ख्याली में उन पेपर्स को देख रहा था। उसके मन में जैसे एक दुविधा सी थी जिसका हाल उससे नहीं समझ आ रहा था। वो उन पेपर्स को देख अपने मन में अपनी माँ को याद करता है। माँ, आज मिस्टर गोयल ने ऐसी शर्त रखी है मेरे सामने कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एक बेटा बनकर सोचूं या मैं बनकर सोचूं। सॉरी माँ, इतना कुछ हासिल करने के बाद भी आज मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अबे इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अबे का फ़ोन बज उठता है। अबे बेमन से अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें डॉक्टर का नाम शो हो रहा था। ये देख अबे खुद को संभाले उठता है और खिड़की के पास आए फ़ोन उठाता हुआ कहता है, यस डॉक्टर, क्या बात है? एनी इमरजेंसी? फ़ोन के दूसरी तरफ डॉक्टर कुछ हिचकते हुए अपने सामने खड़ी सुहाना को देख कहता है, सर, मिस सुहाना आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें आपको पर्सनली थैंक यू कहना है। आप ऑपरेशन के ट्रीटमेंट से लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। डॉक्टर की बात सुन अभय के माथे पर कुछ बल पड़ गया। वो थोड़ा खिंचते हुए कहता है, डॉक्टर, मैंने कहा था ना मुझे नहीं मिलना। देन अभय आगे कुछ कहता है कि डॉक्टर आगे कहता है, सर मैंने सारी बात समझाया है बट वो जिद कर रही है। डॉक्टर आगे कुछ कह पाता कि सुहाना उसे कुछ इशारा करती है जिस समझ डॉक्टर हाँ में सिर हिलाए अपनी बात जारी करते हुए कुछ हिचक से कहता है, हाँ एटलीस्ट सर आप मिस सुहाना फ़ोन पे तो बात कर सकते हैं। इट्स हर रिक्वेस्ट सर प्लीज़। डॉक्टर की ये बात सुन अभय कुछ सोचने लगता है। वो नहीं चाहता था कि सुहाना को उसके बारे में खबर हो बट सिचुएशन देख वो धीरे से हाँ करता है कि सुहाना खुशी से फ़ोन डॉक्टर के हाथ से छीन थोड़ा साइड हट अपने कान को फ़ोन लगाए एक खामोशी के बाद काफ़ी ठहरी आवाज़ में कहती हैं, हेलो। सुहाना का हेलो कहना था कि अभय की बेजान धड़कनें जैसे ज़ोरों से धड़कने लगी। वो अपने दिल पर हाथ रख एक नज़र अपने फ़ोन को अपने कान से दूर किए खुद से बुदबुदाए हुए कहता है, ये मुझे क्या हुआ इसकी आवाज़ सुन के? कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया? अभय खुद से कहता हुआ अपने हाथ से अपने माथे और दिल को छूकर चेक करता है। तभी सुहाना फ़ोन की दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ न सुन दोबारा कहती हैं, हेलो। अभय सुहाना की आवाज़ सुन जल्दी से कान में मोबाइल लगाते हुए हेलो। अभय की आवाज़ सुन सुहाना का दिल कुछ वैसे ही धड़का। वो भी अपने दिल पर हाथ रख कुछ इस एहसास में डूबे सोचने लगती हैं पर जल्दी से खुद के मन में आते ख्यालों को झटक काफ़ी नरम भाव से कहती हैं, सर मैं नहीं जानती आप कौन हो बट मेरे लिए आप भगवान से भी ऊपर हो। मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहती थी। अनजान बनकर भी आपने अपनों से बढ़कर मेरी मदद की, उस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी बचाई। थैंक यू सो मच। ज़रूरत पड़े तो मैं चाहूँगी कि मैं आपका ये एहसान चुका पाऊँ। थैंक यू सो मच। सुहाना का थैंक यू सुन अभय के होठों पर छोटी सी ही सही लेकिन सुकून की मुस्कान थी। दिल में खुशी थी ये सोच के कि सुहाना खुश है। सुहाना अपनी खुशी में अभय को लाखों बार थैंक यू कह चुकी थी बट अभय ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ये सोच सुहाना कन्फ्यूज सी थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती हैं, सर आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? सुहाना के तेज़ आवाज़ में बोलने पे अभय जिसे अपने कान पे फ़ोन चिपकाया हुआ था वो जल्दी से दूर झटकते हुए फ़ोन को घूर कहता है, इस लड़की को ना अनजान बनकर भी मेरे लिए मुसीबत ही खड़ी करने में अच्छा लगता है। अभी तो मीठी मीठी बातें कर रही थी, अचानक इतना तेज़ चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? सच में इसके आसपास सिर्फ परेशानियां ही होती हैं। अभय अपनी शिकायतों में लगा हुआ था कि दूसरी तरफ से कोई आवाज़ न आते देख सुहाना ने फ़ोन काट दिया तो वहीं अभय से अपने दूसरे कान में फ़ोन लगाए बस तब तक फ़ोन कट चुका था। ये देख अभय चौंकते हुए कहता है, कमाल है, काट दिया इतनी जल्दी। अभी तो थैंक यू की माला जप रही थी और अचानक फ़ोन भी काट दिया। अजीब है ये भी, पर मैं क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में? मुझे बस मदद करनी थी इसकी, क्योंकि मेरी माँ के ट्रस्ट का सवाल था और कोई बात नहीं। अबे कोई बात नहीं। अबे जैसे सवाल कर खुद पे यकीन करने पे खुद को राज़ी कर रहा था।
पर अभी उससे खुद भी नहीं पता कि सुहाना उसकी लाइफ में उसे कितना इफ़ेक्ट करती हैं। जिस अभय को किसी के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सुहाना के फ़ोन काटने से पे बच्चों जैसे शिकायतें कर रहा था। जिस अभय को किसी जज्बातों में बंधना पसंद नहीं था, आज वो सुहाना के हर आंसू, हर खुशी पे हंसता और मुस्कुराता था। अभय अपने मन को समझा वापस से अपने चेयर पे बैठ जाता है। जहाँ सुहाना से बात कर उसका मन हल्का हुआ था, वहीं मिस्टर गोयल के दिए हुए पेपर को देख उसका मन वापस से दुख में भीगने लगा था। वह अपने उदासी को दूर करने के लिए वापस से अपने लिए एक शराब की बोतल निकाल अपने लिए ड्रिंक बनाता है और जैसे उस गिलास को उठा पीने को होता है कि कोई उसके पीछे से जाते हुए उसके हाथ से एक झटके में ड्रिंक छीन उसके सामने बैठ जाता है। अबे तो इस एक्शन को थोड़ा सकपका गया, लेकिन वो कुछ कर पाता कि उसकी नज़र सामने बैठे इंसान को देख थोड़ी हैरत में बड़ी हो गई। वो आश्चर्य से कहता है, भाभी आप यहाँ? अन्या सोफे पे अबे के सामने काफ़ी आराम से बैठ उसकी ड्रिंक को पीते हुए कहती है, हाँ मैं यहाँ। अब तुम घर नहीं आओगे तो मैंने सोचा मैं ही चली आती हूँ। तुम्हें पता है दादाजी को इतनी फिक्र हो रही है। अन्या की बात सुन अबे थोड़ा शर्मिंदा हुए अपना सिर झुका कहता है, सॉरी भाभी, वो मैं बस। अन्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, बस कार ट्रेन जिससे आना हो आ जाओ, दादाजी तुम्हारे स्वागत में खड़े मिलेंगे। अन्या की बात सुन अबे थोड़ा चौंकते हुए अन्या को देखता है, फिर खुद भी उसकी बात पे मुस्कुरा देता है। अन्या गिलास टेबल पर रखते हुए कहती हैं, वैसे अबे क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई परेशानी है क्या? अन्या के सवाल पे अबे थोड़ा सकुचा जाता है कि अब अन्या से वो क्या ही कहे, लेकिन तभी अन्या की नज़र टेबल पर ग्लास रखते हुए उस पेपर पर जाती है। अन्या असमंजस में उस पेपर को उठाते हुए कहती है, ये क्या है? अन्या को वो पेपर उठाते हुए देख अबे हड़बड़ाते हुए कहता है, भाभी नहीं वो पेपर। अन्या अबे के हड़बड़ाने पे अबे को यूँ देखती हैं, जिसके बाद अबे शांति से वापस से अपनी जगह पे बैठ जाता है। अन्या उस पेपर पर एक नज़र हल्का मुस्कुराकर अपने पन में कहती हैं, अबे तुम्हें पता है तुम्हारे सिर्फ सरनेम गोयल है, बाकी तुम पूरे चौहान परिवार का हिस्सा हो। दादाजी के पोते हो, डैड के बेटे हो, रुद्र के दोस्त के साथ साथ उसके भाई हो और मेरे देवर के साथ साथ एक अच्छे से दोस्त हो। तो अब मैं जानना चाहूँगी तुम किस नाते मुझसे अपने मन की उलझन कहने वाले हो। बताओ क्या बात है? अन्या का अचानक डायरेक्ट सवाल करने पर अबे थोड़े आश्चर्य से देख कहता है, भाभी आपको कैसे पता कि कोई बात है जो मुझे तंग कर रही है? अन्या बड़े आराम से अपने पाँव पे पाँव चढ़ाकर कहती हैं, क्योंकि मुझे किसी का कॉल आया था और उसने कहा तुम्हें ज़रूरत है मेरी, तो बस मैं चली आई। अन्या के ऐसे कहने पर अभय अजीब निगाहों से अन्या को देखता है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था उसने अपनी परेशानी की खबर किसी को भी नहीं दी थी। पर फिर वो अन्या को देख एक गहरी सांस लिए कहना शुरू करता है, भाभी मैं मिस्टर गोयल से मिलने गया था। मुझे खबर हुई थी कि उस परिवार ने मेरी माँ के नाम का ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, जबकि ये दूसरे ज़रूरतमंद के लिए बनाया गया था। मेरी माँ की याद में दादाजी ने उसे बनवाया था ताकि जैसी बीमारी से मेरी माँ गुजरी थी ऐसा बाकी किसी के साथ ना हो, उन्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ मुफ्त इलाज मिले। बट आज वो लोग इस ट्रस्ट के नाम सिर्फ नाम पे अपने अय्याशियों पे खर्च करते हैं। मैं मिस्टर गोयल से उस ट्रस्ट को वापस लेने गया था, साथ ही उसके बदले में पे भी करने को तैयार था 10 गुना ज़्यादा। बट मिस्टर गोयल, उन्हें अच्छे से पता है ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है उनकी याद में, और मैं अपने पन्ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं अपना सारा बिजनेस उनके नाजायज़ बेटे के नाम पे कर वापस
से गोयल फैमिली में आ जाऊं और उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूं, बट उसके बेटे की हैसियत से नहीं, बल्कि उनके नाजायज़ बेटे एज ए सर्वेंट, और साथ ही मैं चौहान परिवार और दादाजी को अब से अपना रिश्ता तोड़ दूं, आपको छोड़ दूं, उनके पास चला जाऊं। वो बस मुझे तोड़ना चाहते हैं, खुद के आगे झुकाना चाहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता क्या बेटा सच में ऐसा अपने बेटे के साथ कर सकता है। क्या उन्हें कभी नहीं लगता मैं उनका बेटा हूँ, उनका ही खून हूँ। यही सब देख भाभी मेरा रिश्तों पे कभी भरोसा करने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ अपने आखिरी सांस तक किया था और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या उन्हें कभी नहीं लगता मैं उनका बेटा हूँ, उनका ही खून हूँ। यही सब देख भाभी मेरा रिश्तों पे कभी भरोसा करने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ ने अपनी आखिरी सांस तक किया था और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। अबे की बातें खामोशी से सुन रही थी। वो अबे का दर्द, उसकी फीलिंग समझ सकती थी। उसे भी नहीं समझ आता था कि इस दुनिया में अपने रिश्ते ऐसे खोखले कैसे हो सकते हैं। अबे ने तो कभी कुछ नहीं चाहा अपने पिता से, लेकिन उसके पिता को जैसे उसका न चाहना भी गवारा नहीं। वो बस अबे को अपने आगे झुकाना चाहते थे, ताकि वो उसे दिखा सकते थे कि वो उसके आगे कुछ नहीं है। अन्य एक नज़र अबे को देख बड़े सुलझे अंदाज में कहती हैं, अबे, जो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, जिसका कोई महत्व भी न हो, उनसे उम्मीद करना भी बेकार है। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम के पीछे हम सब खड़े हैं, तुम्हारा पूरा परिवार खड़ा है। इसीलिए झूठे रिश्तों से क्या मोह, इसके लिए क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो। पिता सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि पिता वो होता है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरे, उनकी खुशियों के लिए किसी से भी लड़ जाए। और मिस्टर गोयल, शायद तुम्हारी जिम्मेदारी निभाई नहीं तो ये रिश्ता कैसा। इतना बोल अन्या अपने हाथ में पकड़े पेपर को हवा में हल्का उठा उन पेपर पर इशारा करते हुए कहती हैं, हाँ, अगर तुम रिश्ता निभाना चाहो तो निभा सकते हो। तुम्हारे हर इस कदम में भी हम साथ खड़े हैं, क्योंकि अबे दिल का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होता है। पर है एक बात और, झुकना नहीं तभी अच्छा होता है जहाँ झुकाने पे फ़ायदा भी हो और खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आँच ना लगे। अब फैसला और रिश्ता दोनों तुम्हारा है, बताओ क्या सोचा है तुमने। अन्य की बात सुन अबे के मन को जैसे शांति और दिल की उलझन को जैसे क्वालिटी सी मिली। अबे अपने माथे पे सिकन को एक सुकून में बदले अन्या को देख कहता है, इसमें सोचना क्या है भाभी, जिस रिश्ते से मुझे मतलब ही नहीं, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी मेरा तो सब कुछ आप सब भी हो। मैं अगर आप सबसे दूर हो गया तो समझिएगा कि अब आप सबका अबे मर गया। मैंने मिस्टर गोयल के हर शर्तों पर एक पल भी मान भी लेता, पर आप सबसे दूर होने के बाद कभी नहीं। इसीलिए मुझे इन पेपर्स को लेकर कभी नहीं सोचना था। बड़ दुख इस बात का है, एक बाप इतना गिर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। काश वक्त हमारे हाथ में होता तो मैं मिस्टर गोयल को अपने डैड के रूप में नहीं चुनता, कभी नहीं। अबे ने कहा तो ज़रूर, लेकिन आंखों की नमी उसके जज्बातों को छुपा नहीं पाई, जिस वजह से अबे अपना सिर नीचे झुका लेता है। अन्या ये देख अपनी जगह से उठती हैं और अबे के पास वाले चेयर पर बैठ उसके कंधे पर हाथ रख हल्का सा सहलाती हुई उसे बस साथ होने का हौसला देती हैं। कभी कभी शब्द की जगह सिर्फ एहसास काफ़ी होते हैं किसी को हौसला देने के लिए, या सब ठीक होने पर यकीन करवाने के लिए। अबे कुछ पल यूँ खामोश सा रहा, फिर अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ अपनी आंखों में छलकी बूंदों को छुपे से पोंछने की कोशिश करता है। अन्य अबे को यूँ देख कुछ सोचते हुए कहती हैं, पता है अबे, अगर वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं क्या करती। अबे अन्य के सवाल पे उसे देख अपनी आईब्रो उचकाकर हल्का मुस्कुराकर कहता है, आप रुद्र को वापस ले आती। अन्य ये सुन हल्का मुँह सिकोड़ नामे सिर हिलाती हैं, जिसे देख अबे असमंजस में देखता है तो अन्या थोड़े एटीट्यूड में अपने बालों को पीछे झटक कहती है, मैं तुम्हारे दोस्त से कभी शादी नहीं करती। ये सुन थोड़ा अबे चौंकता हुआ देखता है तो अन्या अबे को देख बेचारों सा मुँह बना के कहती है, पता है क्यों। अन्य अबे के बालों को बिगाड़ते हुए कहती हैं,
क्योंकि शादी के बाद मुझे एक नहीं बल्कि 7-7 बच्चों को संभालना पड़ता है। आंसी की जगह तो तुम लोग मुझे अपने पीछे भगाते हो। अब देखो 2 दिन से यहाँ हो, वहाँ दादाजी डैड कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। अबे अन्य की बात सुन मुस्कुराते हुए हल्का झेप जाता है। वो थोड़ा गिल्टी स्वर में कहता है, सॉरी भाभी, वो बस। अन्या मुस्कुराते हुए दोबारा अपनी उसी लाइन को दोहराकर कहती है, बस कार ट्रेन जिससे चलना है, चलो घर, दादाजी तुम्हारे स्वागत में खड़े मिलेंगे। अबे अन्या की इस हरकत पे हंस देता है। अन्या उसे हंसता देख वो भी मुस्कुरा देती है। फिर मिस्टर गोयल के दिए पेपर्स को देख इशारे करते हुए कहती है, अब इसका क्या करना है। अबे अन्या की बात सुन वापस से खामोश हुए उस पेपर को बड़े गौर से देखता है। फिर आगे बढ़ उस पेपर को अपने हाथ में लिए अन्या को देख मुस्कुराते हुए उस पेपर के टुकड़े करते हुए कहता है, वही जिसका ये हकदार है। अबे इतना कमज़ोर नहीं कि ऐसे बेफिजूल शर्तों को मान ले। मैं अपनी माँ का ट्रस्ट तो वापस पाने के लिए इसके आगे नहीं झुकूंगा और उनसे वापस भी लेकर रहूँगा। इसके लिए अब मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अबे अपनी बात कहे खुद के अंदर हौसले भरी सांस भरता है, क्योंकि वो जानता था मिस्टर गोयल इतनी आसानी से उसे जीतने तो देंगे नहीं और कदम कदम पर उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसे मिस्टर गोयल के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जो वक्त पे आसान नहीं होगा, पर अबे हारना नहीं चाहता था अपनी माँ के लिए। अन्या अबे के हौसले को मुस्कुराते हुए अपने पर्स से एक पेपर निकाल अबे की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, शायद इसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अन्या की बात सुन अबे असमंजस में उस पेपर के लिए देखता है, तो वो उसमें लिखे शब्द को पढ़ वो हैरान रह जाता है। वो हैरानी से अन्या को देख कहता है, भाभी ये। अन्या मुस्कुराते हुए अबे के कंधे पर हाथ रख प्यार से कहती है, अगर कोई मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा या तुम्हें तंग करेगा तो तुम्हें क्या लगता है मैं शांत बैठूंगी। ये रहे वो ट्रस्ट के पेपर। आज से तुम उस ट्रस्ट के मेजर शेयर होल्डर हो। अब ये ट्रस्ट तुम्हारे अंदर है, तुम उससे अपने हिसाब से काम कर सकते हो। हैप्पी। अन्या की बात सुन अब भी अबे आश्चर्य से अन्या को देख सुन पड़े अंदाज में कहता है, भाभी ये मतलब ये सब कैसे, ये पेपर कैसे, मिस्टर गोयल कैसे, ये सब कैसे। अबे के उड़े होश देख अन्या अपने तीखे अंदाज में कहती हैं, मिस्टर गोयल से तुम मिलने उनके बेटे के नाते गए थे और मैं मिस्टर अन्या रुद्र राय चौहान के नाते, और मुझे अच्छे से पता है किसे कब और कैसे समझाना है। अन्या की बात सुन अबे झट से आगे बढ़ अन्या को हक कर कहता है, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अबे अन्या से अलग हुए उसके हाथों को पकड़ कहता है, थैंक यू भाभी। अन्या अबे का थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस डील की है, मैं पे तुमने ही किया है। अब ये थैंक यू की सारी बातें छोड़ो और फ्रेश होकर जल्दी से घर आ जाओ, दादाजी को फिक्र हो रही है तुम्हारी। इतना बोल अन्या मुस्कुराते हुए जाने लगी कि न जाने अबे के दिल में क्या आया। वो अन्या को आवाज़ दिए कहता है, भाभी। अन्या पीछे पलटकर देखती हैं तो अबे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, उसे मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा, वापस आने के लिए भी और बिना कहे मेरा साथ देने के लिए भी। अबे के ऐसे कहने पर अन्या थोड़ा सकुचा जाती हैं, पर बाद में वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं। अबे की आंखों में देख साफ साफ पता चल रहा था कि उसे रुद्र के बारे में पहले ही भनक लग चुकी थी, और आज अन्या ने जो किया उसकी बातें अबे का शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो इसके पीछे रुद्र हैं, क्योंकि रुद्र ने ही हर बार मिस्टर गोयल को अबे के लिए जवाब दिया है। उनका बॉन्ड ही कुछ ऐसा था, दोस्त होकर भी दोस्त से ज़्यादा थे, एक दूसरे के लिए हर वक्त एक दूसरे की ढाल थे। जहाँ रुद्र हमेशा उन्हें भारी प्रॉब्लम के लिए डाल बनाता था, तो वहीं अबे हमेशा रुद्र का इमोशनल सपोर्टर बनता था, उसे सही राह दिखाता था। तो वहीं शौर्य वो मनमौजी ज़रूर था, लेकिन उसकी तो जान बसती थी दोनों में, वो तो कुछ भी कर गुजरता था उनके लिए। ऐसी दोस्ती जिससे अन्या भी देख आश्चर्य में रहती थी। रात का वक्त अबे वापस आ गया था चौहान मैंसन, जिसके बाद उसकी अच्छी खासी दादाजी ने क्लास लगाई और अपने सही हथियार से स्वागत भी किया, जिसके बाद सबने मिलकर डिनर किया। ये पल जीकर अबे को सुकून आया था,
क्योंकि उसका असली परिवार तो यही है, जहाँ डांट भी था और प्यार भी, मस्ती, हंसी मजाक भी था। अन्या अपने परिवार को ऐसे देख बहुत खुश थी। उसका परिवार जो पूरा था, कमी थी तो बस रुद्र की, जिसे मिस करते हुए अन्या अपने कमरे में जल्दी से आती हैं और रुद्र का नंबर मिलाती हैं। 1 घंटे में ही रुद्र फ़ोन उठाकर अपने सामने चल रहे टीवी का आवाज़ कम करते हुए खिड़की के पास आते हुए कहता है, तो बटोर लिया सबकी खुशियाँ। अन्या मुस्कुराते हुए थोड़े मायूस टोन में कहती हैं, पर अधूरी सी है ये अब भी, आप जो नहीं हो हमारे साथ। पता नहीं ये सब नॉर्मल कब होगा रुद्र, बहुत जल्द वाइफी। वैसे भी तुमने शुरुआत तो कर दी है। रुद्र इतना बोल अपनी तेज़ टीवी पर फेरता है, जहां न्यूज़ में बेदी इंडस्ट्री की बर्बादी का जनाजा जो दिख रहा था, सबसे ज़्यादा राजवेंद्र बेदी का। उन्हें पुलिस अपने स्कैम के चलते पकड़े जाने के बाद रिमांड रूम में ले जाने वाली खबर दिखा रही थी, जिससे रुद्र को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब वो उसके दादाजी उस राजवेंद्र बेदी से अपने घर के बाहर खड़ा कर जो जिल्लत महसूस करवाया था, और वहीं आज उससे बड़ी जिल्लत उससे सहना पड़ रहा है। अन्या रुद्र की बात सुन कहती हैं, अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है। रुद्र फिर कुछ सोचते हुए कहता है, अबे ठीक है अन्या, वो ठीक है, और उसे ये तक की खबर है ये सब आपने किया है। रुद्र ये सुन एक पल को मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे भी हैरानी नहीं हुई। अबे उसे उससे भी बेहतर जो जानता था, अगर उससे पहचान लिया तो ये बड़ी बात नहीं है। अन्या रुद्र की खामोशी देख मुंह बनाते हुए कहती हैं, अगर सब हालचाल जानना हो गया तो मैं बता दूं, आपकी एक बीवी भी है। ये रुद्र ये सुन अपनी आईब्रो उचकाते हुए सीरियस अंदाज में कहता है, सिर्फ एक है। रुद्र का ये बोलना था कि अन्या चौंकते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती हैं, क्यों, अफसोस हो रहा है या और चाहिए आपको? रुद्र अन्या को थोड़ा छेड़ते हुए कहता है, चाहने को तो बहुत कुछ चाहता हूँ वाइफी, बट तुम पूरी होने नहीं देती। तुम एक बार हाँ कहो, हर चाहत पूरी कर लूँगा अपनी। रुद्र की ऐसी बहकी बहकी बातें सुन अन्या गुस्से भरे कहती हैं, आप मिलिए मुझे, मैं बताती हूँ आपकी चाहत, आपकी तमन्ना पूरी करूँगी अच्छे से। बहुत छूट दे दी है ना मैंने आपको, अब बताती हूँ। रुद्र अन्या को गुस्से में सुन अपनी हंसी रोक कहता है, अरे वाइफी क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? अन्या ज़बरदस्ती की मुस्कान में अपने दांत किटकिटाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, अभी तो मुझे आपकी चाहत का पूरी करनी है। आप बस एक बार मेरे सामने आइए, तब मैं बताती हूँ मैं आपको। ये सुन रुद्र मुस्कुरा रहा था, उसे अन्या को छेड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो जानबूझकर अन्या को तंग कर रहा था, क्योंकि उसने दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी अन्या के लिए।